हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं और डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ कंट्रीज़ की जिनके बारे में चैप्टर में डिस्कस कर रखा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कैसे थी और वहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस कैसे कैसे है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान, चाइना, जिम्बाब्वे और मैक्सिको के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी तो वहाँ के आर्मी के चीफ थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। और उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर में, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहाँ से निकाल के और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। एंड ही डिक्लेयर्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। मिलिट्री कूप ये होता है कि जब आर्मी के जनरल अपनी फोर्सेस के साथ मिलके किसी भी गवर्नमेंट को उनकी पोजीशन से हटा के और अपने आप को उस कंट्री का लीडर या चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दें। वहीं 2002 में उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज करके वो प्रेसिडेंट बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रेफरेंडम पास किया उन्होंने, जिससे कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी उन्होंने उसे 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, जिसको मीडिया और ह्यूमन राइट्स कमीशंस ने बेबुनियाद बताया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तान में काफ़ी सारी माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड होते थे। वहीं अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया गया, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, या यूँ मानो पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चेंज कर दिया। और इस ऑर्डर से अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी भी प्रोविंस की असेंबली को या नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। यानी कि अगर इंडिया का एग्जांपल लेके हम बोलें कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट असेंबली की या यूनियन टेरिटरी की असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। तो द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और कैबिनेट्स के जो भी काम या ऑफिसेज होते थे उनको सुपरवाइज करती थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सभी मिलिट्री के ऑफिसर्स भर्ती थे और मिलिट्री का सारा कंट्रोल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास था। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड हैव सम पावर्स। और जो भी नेशनल या स्टेट असेंबली में कोई भी अगर मेंबर इलेक्ट होके आता भी था, लेकिन उसके पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो वो कोई डिसीजन लेने के लिए इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी उनके पास। फाइनल पावर जो थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। तो यहाँ पाकिस्तान से हमने ये देखा कि मिलिट्री कूप के दौरान उन्होंने एक नॉर्मल वर्किंग गवर्नमेंट को, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, अपनी पावर से निकाल दिया और ख़ुद अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। और उसके बाद अगर इलेक्शंस भी हुए तो उन्होंने वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होने दिए कभी भी, और अपनी मन मर्जी के हिसाब से उन्होंने रूल्स को चेंज किया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना की, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. कंट्री की पार्लियामेंट का नाम है क्वांगो रेनमिन डियाबियो दहुई। नॉर्मल में लैंग्वेज में बोलें तो ये है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास ही पावर है चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की। पूरे चाइना के सभी प्रोविंसेस से 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, जिसमें से कुछ मेंबर्स आर्मी के भी होते हैं। एंड बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइना की जो सबसे बड़ी, या मैं एक तरफ से ये कहें कि जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पावरफुल पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी उन सभी कंटेस्टेंट्स को जिनको इलेक्शन लड़ना होता था। And only those members in Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections which were held in 2002 and 2003. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के या 8 जो छोटी पार्टीज थी जो कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती थी, सिर्फ उन्हीं के मेंबर्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जाती है चाइना में।
द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कि चाइना में एक कहने को तो मल्टीपल पार्टीज़ हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल पार्टी है वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, और किसी भी दूसरे पार्टी को यहाँ पर ठीक से चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दी नहीं जाती। सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को मौका दिया जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो ये पावर का एक मिसयूज़ है। आगे हम बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंस इन 1930 एंड मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको हर 6 साल बाद अपना इलेक्शन करता है जिसमें वो अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल। अच्छा, पाकिस्तान और मैक्सिको में तो हमने देखा कि पाकिस्तान में एक टाइम पे मिलिट्री कूप हुआ था और वहाँ के लीडर चेंज हुए थे। और चाइना में हमने देखा कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी इतनी पावरफुल पार्टी है जो पूरे चाइना पे रूल करती है। यहाँ मैक्सिको में ये है कि यहाँ कभी मिलिट्री रूल नहीं हुआ, ना ही किसी का डिक्टेटर रूल हुआ, ना ही किसी बड़ी पार्टी ने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक फीचर्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसको हम PRI बोलते हैं, और PRI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है। द अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट द इलेक्शंस बट नेवर विन द इलेक्शंस। यहाँ केस ये था कि अपोजिशन पार्टीज इलेक्शंस में खड़ा होती थी लेकिन ये कभी जीत नहीं पाए। इसके पीछे के रीजंस ये थे कि PRI ने हमेशा कोई ना कोई ट्रिक्स लगा के, जिसको हम डर्टी ट्रिक्स बोलते हैं, इलेक्शन जीते हैं। और सभी जितने भी टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल के, वहाँ पर टीचर्स को ये सख्त बोला जाता था कि बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो PRI को वोट दें। ऑल दोज हु एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जितने भी गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट पे हों, उनको PRI की पार्टी मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था। मीडिया हमेशा अपोजिशंस की एक्टिविटीज़ को अपोज करती थी और क्रिटिसाइज़ करती थी, और मीडिया पे हमेशा PRI के अच्छे कामों को दिखाया जाता था। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द लास्ट मिनट विच मेड डिफ़िकल्ट टू द पीपल कास्ट देयर वोट। और कई बार तो ये होता था कि जो पोलिंग बूथ जहाँ पर हम वोट डालते हैं, लास्ट मिनट में उसको चेंज कर दिया जाता था, जिससे कि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी वोट देने में। और PRI अपना बहुत ज़्यादा पैसा कैंपेनिंग के लिए पानी की तरह बहाता था, जिससे कि PRI कभी हारी नहीं। तो यहाँ देखने को मिलता है कि कितना फ्रॉड था मैक्सिको में, और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस यहाँ नहीं होते थे। पीपल्स को इनडायरेक्टली वोट देने का राइट भी कहीं ना कहीं नहीं था, क्योंकि वो लोग पोलिंग बूथ लास्ट मोमेंट में चेंज कर देते थे, जिससे कि पब्लिक का मोरल डाउन हो जाता था और वो फिर वोट डालने जाते ही नहीं थे, और पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता था। आगे बात है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी इन 1980 सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू PF। द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। ज़ानू PF वहाँ की एक बड़ी पार्टी है जिसने आज़ादी पाने के लिए मोर्चा संभाला था। इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, विच हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस से ही इनके लीडर रॉबर्ट मुगाबे ही जिम्बाब्वे को रूल करते आ रहे हैं। और इलेक्शंस हमेशा रेगुलर टाइम पे होते थे, और यहाँ पर भी हमेशा ज़ानू PF ही जीतती थी। प्रेसिडेंट इज़ पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। प्रेसिडेंट काफ़ी पॉपुलर हैं अनफेयर मीन्स या प्रैक्टिसेस यूज़ करने के लिए, जिससे कि वो इलेक्शन हर बार जीते। He changed the constitution and increased the power of president and makes him less accountable। अब वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते थे, जिसमें वो अपने आप को हर बार कोई ना कोई पावर अपनी बढ़ा लेते थे, जिससे कि उन्हें एक लेस अकाउंटेबल प्रेसिडेंट भी माना जाता है। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड डिसरप्टेड। कोई भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता था या कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी या उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक लॉ ऐसा भी था जिसमें हम प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, अगर कोई ऐसा करता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। TV एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी
वर्जन। जितने भी टीवी थे, चैनल्स जो भी आते थे उस पर, जितने भी रेडियो थे, उन सब पे हमेशा गवर्नमेंट की नज़र रहती थी, या एक तरफ से गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करती थी और उस पर सिर्फ रूलिंग पार्टी की अच्छाई के बारे में बात करी जाती थी। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट दिस। कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स या जर्नलिस्ट भी थे जो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको भी हैरेस किया जाता था, उनको भी पनिशमेंट दी जाती थी अगर वो कोई भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते या लिखते हैं तो। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज जजेस। अगर कोई कोर्ट में केस आ भी जाता था तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन केसेस को दबाने के लिए जजेस को प्रेशराइज करते थे ताकि वो उनके हक में फ़ैसला दें। तो इन सभी कंट्रीज़ में हमने देखने को मिला कि इलेक्शंस की, जैसे जिम्बाब्वे, चाइना और मैक्सिको में इलेक्शंस तो होते थे जो कि डेमोक्रेसी का एक फ़ीचर है, लेकिन वहीं साथ साथ बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस और पावर्स का मिसयूज़ किया जाता था, जिससे कि हम उनको कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं बोल सकते। और वहीं पाकिस्तान जो कभी एक टाइम पे डेमोक्रेटिक थी, उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, फिर अपनी पावर को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए प्रेसिडेंट ने अपनी पावर का मिसयूज़ करके रेफरेंडम रिलीज़ कर दिया जिसमें उनको अनलिमिटेड पावर्स मिल गई। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ होती हैं और इन कंट्रीज़ को हम कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो ये थे इन कंट्रीज़ की केस स्टडी जो हमारे चैप्टर में गिवन है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, वो मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें क्वेश्चंस डाल दूँगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल रखा। तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हमारे चैनल जेट सेट CBSE को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।